सीमा के घर पर पार्टी चल रही थी। कई सारे मेहमान आए हुए थे। उसमें शहर के बहुत सारे समृद्ध और प्रभावशाली लोग भी थे। पार्टी बहुत भव्य थी। सभी लोग सीमा की तारीफ कर रहे थे। एक आदमी बोला, मान गए सीमा मैम, क्या अरेंजमेंट किया है आपने? औरत बोली, अरे मेहता जी, सीमा जी की पार्टी ऐसी ही होती है। लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब अपनी तारीफ से घमंड में चूर सीमा सभी का अभिवादन कर रही थी। तभी उसकी नजर अपनी सास सावित्री पर गई, जो दूर कोने में बैठे उसे देख रही थी। अपनी सास को देखकर सीमा का चेहरा तमतमा गया। वो गुस्से में उसके पास गई और उसका हाथ खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गई और चिल्लाकर बोली, अरे, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? समझ में नहीं आता क्या? इतने बड़े बड़े लोग पार्टी में आए हुए हैं। मैंने कहा था ना कि आप बाहर मत आना। और बाहर आई भी तो इस घटिया साड़ी में। अरे, आपकी इज्जत दो कौड़ी की है, लेकिन मेरी तो नहीं है ना। देखिए, ये बेशर्मी छोड़िए, नहीं तो कहीं और चली जाइए। मेरी छाती पर मुंह मत दलिए। शराब के नशे में सीमा ने सावित्री को खूब खरी खोटी सुनाई। सावित्री चुपचाप अपनी बहू की जहर भरी बातों को सुनती रही और आंसू बहाती रही। सावित्री बोली, समय ऐसा रंग दिखाएगा, पता नहीं था। घमंड किसी का नहीं रहता। वो तो आता है नाश को लेकर, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों घमंड करते हैं। ये सोचते हुए वो पुराने दिनों में खो गई। बीते हुए समय में घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। सड़कों पर मरघट सा सन्नाटा पसरा था। कुत्ते कभी भौंकते, कभी बिल्कुल खामोश हो जाते। घरों की लाइट ऑफ थी और लोग गहरी नींद के आगोश में थे। लेकिन नारायणपुर के उस छोटी सी झोपड़ी से रोशनी बाहर आ रही थी। 65 साल की सावित्री मशीन पर बैठे कपड़े सी रही थी। सावित्री बोली, अभी भी काफी काम बाकी है। कल दोपहर तक मुझे ये सूट किसी भी हालत में रागनी मैम साहब को देना है। सावित्री की बूढ़ी आंखों में नींद नहीं थी। उसके हाथ थक भी रहे थे, लेकिन उसे रुकना कहाँ था। हालांकि कुछ देर बाद नींद उस पर ज्यादा हावी होने लगी, तो वह उठकर गई और अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारने लगी। यह देखकर उसकी बहू सीमा, जो सावित्री के पास ही बैठी पढ़ाई कर रही थी, उसने कहा, माँ जी, आप थोड़ी देर आराम कर लेती। मैं देख रही हूँ कि आपको नींद आ रही है। सावित्री बोली, अरे नहीं नहीं बहू, मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे यह काम कल तक खत्म करना है। देख, तू परेशान मत हो और तू अपनी पढ़ाई कर। तेरी परीक्षा नजदीक है ना? तेरी तैयारी तो सही से हो रही है ना? सीमा बोली, हाँ माँ जी, तैयारी तो हो रही है। अब देखिए परीक्षा का रिजल्ट कैसे आता है। वैसे भी मैंने तय कर लिया है। सावित्री बोली। क्या तय कर लिया है? सीमा ने कहा, यही कि अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आगे परीक्षा नहीं दूंगी। मैं आपके काम में हाथ बटाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर सावित्री ने उसके मुंह पर अपनी उंगली रखी और कहा। सावित्री बोली, बहू, ऐसा भूल कर भी मत कहना। क्यों नहीं होगा तेरा? क्यों नहीं करेगी तू परीक्षा पास? जरूर करेगी। अरे, इतनी मेहनत करती है तू। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सावित्री अपनी बहू सीमा को सगी मां की तरह प्यार करती थी। 1 साल पहले की बात है। सीमा अपने पति राजेश और सावित्री के साथ एक रिश्तेदार की शादी में ट्रेन से जा रही थी। सीमा बोली, अगर सही समय पर रिजर्वेशन नहीं मिला होता तो भारी मुसीबत हो जाती। सावित्री ने कहा। बहू,
वो लिट्टी रखी थी ना तूने? सीमा बोली। हाँ माँ जी, रख ली थी। ट्रेन अपनी गति से चले जा रही थी। उनको शादी में संभलपुर जाना था, लेकिन संभलपुर पहुंचने के 1 घंटे पहले ट्रेन का भयानक एक्सीडेंट हो गया। हर और चीख पुकार मच गई। एक्सीडेंट में कई लोग मारे गए। राजेश भी काल के समुद्र में समा गया। सावित्री और सीमा भी इस एक्सीडेंट में घायल हो गए थे, लेकिन सीमा और सावित्री को इस दुर्घटना ने ऐसा जख्म दिया था जिसका दर्द वो ताउम्र नहीं भूल सकते थे। सीमा बोली। अरे, कई लोग मर गए तो फिर मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया भगवान आपने? क्यों? राजेश के बिना मैं कैसे जीऊंगी? सावित्री बोली। हिम्मत रख बहू, हिम्मत रख। होनी का लिखा कौन मिटा सकता है? अपने इकलौते बेटे की असमय हुई मृत्यु ने सावित्री को तोड़ दिया था। सीमा की भी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जीना तो था ही। सावित्री बोली। बहू, पता है जीवन का सत्य क्या है? यह रुकता ही नहीं है। जब तक हम संसार में रहेंगे चलना तो पड़ेगा ही। सीमा बोली। लेकिन माँ जी, कैसे चलेंगे? सहारा तो चला गया, अब जीने की इच्छा ही नहीं रही। सावित्री ने कहा। बहू, राजेश का जाना सच में अंतहीन पीड़ा वाला है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो जहां भी है, अगर हमें दुख में देखेगा तो क्या वो खुश रह पाएगा? हमें उसके लिए जीना ही होगा। सीमा ने कहा। लेकिन माँ जी, कैसे सब कुछ होगा? राजेश की कमाई से ही तो घर चलता था। अब कहाँ से आएंगे पैसे? कैसे चलेगा घर का चूल्हा? कैसे किराया दिए जाएगा? और कैसे सारी चीजें सब लेंगी? सावित्री बोली। बहू, शादी के बाद तेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। तू पढ़, खूब पढ़, और उसके बाद अपनी मंजिल खुद तय कर। और जहां तक बात रही घर संभालने की, तो वो मैं संभाल लूंगी। राजेश के पिता तो जब राजेश 6 साल का था तभी गुजर गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। सिलाई का काम शुरू किया और उसी से तो उसकी पढ़ाई भी पूरी करवाई। आज एक बार फिर मैं वही करूंगी, इस बार अपनी बहू के लिए। उसकी बात को सुनकर सीमा ने कहा। माँ, क्या ये अच्छा लगेगा कि आप इस उम्र में काम करेंगी? नहीं नहीं, सिलाई कढ़ाई मैं कर लिया करूंगी। मैं संभाल लूंगी घर। सावित्री बोली। नहीं बहू, अरे मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। अभी मुझ में बहुत दम है। मैं तुम्हारा और अपना दोनों का ध्यान रख सकती हूँ। बस मन लगाकर पढ़, अपनी पढ़ाई पूरी कर और नौकरी की तैयारी कर। सावित्री सिलाई का काम करने लगी और सीमा ने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करना शुरू किया। उसकी कॉलेज की फीस, किताबें, कापियां, नोट्स, घर का खर्चा चलाना, सब कुछ सावित्री के कंधों पर था। इसलिए वो खूब मेहनत करती। धीरे धीरे सावित्री की मेहनत और सीमा की लगन के कारण उसने एमए की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की। सीमा बोली। ये सब आपका आशीर्वाद है माँ, नहीं तो मैं तो हिम्मत ही हार चुकी थी। सावित्री ने कहा। अरे, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से ज्यादा तेरे कठिन परिश्रम ने अपना रंग दिखाया है। माँ जी, कठिन परिश्रम तो आपने किया है मेरे लिए। पढ़ाई पूरी करने के बाद सीमा नौकरी के लिए परीक्षा देने लगी, लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से उसका सिलेक्शन छूट जाता। एक बार तो वो इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल में उसका नहीं हुआ। इसलिए सीमा थोड़ी परेशान और हताश सी हो गई थी, और वो अब और परीक्षा नहीं देना चाहती थी, क्योंकि परीक्षा के फॉर्म भी तो महंगे होते जा रहे थे। सावित्री बोली। जब मैं हूं तो फिर चिंता किस बात की है बहू? तुझे बस अपनी मंजिल पानी है, हौसला नहीं छोड़ना है।
क्योंकि हौसलों को जिसने छोड़ा, मंजिल खुद व खुद उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। आखिरकार सावित्री के विश्वास और सीमा की मेहनत का फल कुछ इंतजार के बाद मिल गया। सीमा का सिलेक्शन सरकारी अफसर के पद पर हो गया। उस दिन वो सावित्री सीमा को पकड़कर इतना रोई कि सीमा को कहना पड़ा। माँ जी, अब तो हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। आपकी तपस्या का फल आपको मिल गया। फिर आपकी आंखों में इतने सारे आंसू क्यों? सावित्री बोली। ये आंसू जमा थे बहू, बहुत दिनों से। ये सब्र के आंसू हैं। और जब सब्र में खुशी मिल जाती है ना, तो फिर ये आंखों के पोरों का बात तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। ऐसा लगा कि सावित्री और सीमा की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जिंदगी एक और अध्याय लेकर सावित्री के सामने खड़ी होने वाली थी। जिस बहू के लिए उसने दिन और रात की परवाह नहीं की, रात दिन मेहनत की, वो बहू अब बदल गई थी। घमंड उसमें फूट फूट कर भर गया था। अफसर की नौकरी के आगे वो किसी को कुछ नहीं समझती। ऑफिस में भी लोगों से बदतमीजी से बात करती, काम के बदले घूस भी मांगती और नहीं देने पर उन पर अपना रौब जताती। एक दिन की बात है, सीमा ऑफिस में बैठी है और वो किसी औरत को डांट रही है। सीमा बोली। अरे, दिमाग खा गई हो तुम तो मेरा। दूर हटो, दूर हटो मुझसे। कहाँ कहाँ से चले आते हैं। औरत ने कहा। आप गुस्सा क्यों होती हो मैम? मैं तो अपने हक के पैसे मांग रही हूँ। वो भी मैं नहीं मांगती, लेकिन क्या करूँ? अगर वो पैसे नहीं मिले तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। मेरा इकलौता बेटा रेल दुर्घटना में मारा गया। वो अकेला कमाने वाला था मेरे परिवार में। सोचा, मुआवजे से जो पैसे मिलेंगे उससे एक सिलाई मशीन खरीदूंगी और अपने परिवार का पेट पाल लूंगी। मेरे मुआवजे के पैसे के लिए भी आपको पैसे चाहिए। मैं कहाँ से दूंगी पैसे? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। यह कहकर वो औरत रोने लगी। उसकी गर्भवती बहू जो वहां खड़ी थी, वो अपनी सास को चुप कराने लगी। अपने सामने यह दृश्य देखकर सीमा अपने पिछले दिनों में पहुंच गई। सावित्री का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। उसे उसकी तपस्या याद आने लगी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बाहर निकल आया। सीमा बोली। आज मैं जो कुछ भी हूँ, सब माँ जी के कारण हूँ। और जब मुझे सब कुछ मिल गया, तो देखो कैसे घमंड ने मुझे अपने दलदल में फंसा लिया। माँ जी को नीचा दिखाया, जरूरतमंदों को नीचा दिखाने लगी। ये सब क्यों करने लगी मैं? क्यों? मुझसे गलती हुई है, भारी गलती। मुझे ये गलती सुधारनी है। सीमा ने उसके मुआवजे की फाइल तुरंत पास की और ऑफिस से अपने घर को निकल गई। घर पहुंचकर वो सीधा अपनी सास के कमरे में गई। उसकी सास लेटी हुई थी। उसने उसके पांव पकड़ लिए और उनसे माफी मांगने लगी। सीमा बोली। माँ जी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मुझे किस बात का घमंड हो गया था। अरे, सब कुछ तो आपका दिया है। आपके चलते लोग मुझे जानते हैं। लेकिन मैं ये भूल कर खुद को ही सब कुछ समझने लगी। मुझे माफ कर दीजिए ना माँ जी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सीमा अपनी सास के पांव पकड़कर रोए जा रही थी, लेकिन सावित्री तो अचेत सी पड़ी थी और वो घमंड की दुनिया को छोड़कर कहीं दूर जा चुकी थी। सीमा को जब अपनी सास के गुजरने का पता लगा, तो रो रो कर उसका हाल बेहाल हो गया। वो बार बार खुद को कोसने लगी, लेकिन अब क्या होता। हालांकि अब उसे जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई है, घमंड से दूर रहने की सीख।